हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल के वीडियो में हमने देखा था लगभग सल्तनत काल की स्टार्टिंग, यानी कि मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम। आज हम दोस्तों देखेंगे किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गुलाम वंश की संपूर्ण कहानी हम जानते हैं। इसमें मैंने जो डेटा उठाया है मैं फिर से आपको बता दूं कि लूसेंट का डेटा है, जो कि हर एक परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगभग आप उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आज हम देख रहे हैं सल्तनत काल के बारे में। देखिए, सबसे पहले सल्तनत काल के अंतर्गत शासन करने वाले जो प्रमुख वंश रहे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश थे। तो सबसे पहले अपन एक हाइलाइटर ले लेते हैं और आपको जो यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहला जो आपका वंश था वो कौन सा था आपका दोस्तों, गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद दूसरा जो वंश था, अच्छा, गुलाम वंश का जो शासनकाल माना जाता है 1206 से लेके 1290 तक का शासनकाल रहा है। दूसरा जो वंश था वो खिलजी वंश था आपका 1290 से 1320 तक। दोस्तों याद रखेंगे, सल्तनत काल का सबसे कम समय तक के लिए शासन करने वाला जो वंश रहा है वो आपका खिलजी वंश था। इसके बाद सबसे लंबे समय तक जिसने शासन किया है वो आपका तुगलक वंश था, 1320 से लेके 1414 तक रहा। इसके बाद चौथा जो वंश था वो आपका सैयद वंश था, 1414 से 1451 तक ये रहा है। इसके बाद हम पांचवा जो वंश था लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर के 1526 तक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो अंतिम राजा था लोदी वंश का, उसका नाम था इब्राहिम लोदी, जिसकी हत्या 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था दोस्तों, मुगल वंश था। और मुगल वंश की संपूर्ण सीरीज आपको किस में मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए, तो समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं हम गुलाम वंश और उसके बारे में एक एक फैक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए, गुलाम वंश, सबसे पहले तो देखते हैं कि गुलाम वंश की जो स्थापना हुई वो सन 1206 में हुई और इसकी स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ध्यान रखिएगा, इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता कुतुबुद्दीन को, क्योंकि कुतुबुद्दीन जो था इसने सिपे सलार की उपाधि धारण की थी, बल्कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा है और 4 वर्षों के अंतर्गत इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन चूंकि संस्थापक माना जाता है, गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसे हम मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक, ध्यान रखिएगा, मामलुक मतलब है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान, जिसे हम कह सकते हैं। इसलिए इस वंश का नाम मामलुक वंश भी मिलता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह कौन था, तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी कि राजा जो भी अभियान किया करते थे, जिस क्षेत्र को जीत जाते थे, वहां से गुलामों को खरीदते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला एवं हातिम द्वितीय भी कहा गया है। तो इसके दो नाम अतिरिक्त मिलते हैं, लाख बख्श और हातिम द्वितीय। तो ध्यान रखिएगा, किस शासक को लाख बख्श कहते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, या किस शख्स को हातिम द्वितीय कहते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, तो 24 जून 1206 को अपना राज्याभिषेक करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। आपने सुना होगा कि दिल्ली के महरौली तहसील में जो है कुतुब मीनार बनी हुई है और वह कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी वो किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ध्यान रखिएगा, इसको पूरा करवाने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 7वां पॉइंट है कि दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, या फिर दूसरा क्वेश्चन आता है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था।
एक क्वेश्चन और है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। नालंदा विश्वविद्यालय को आपने सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका बिहार में स्थित है और इसको जो नष्ट करवाया था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन की ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। कहाँ तक इसमें आग लगा दी गई थी? इसके पुस्तकालय में जो आग लगी थी वो 2 महीने तक वो आग नहीं बुझ पाई थी। इतनी सारी किताबें थी, कई सारी किताबें वहाँ पे जल के नष्ट हो गई। संभवतः ये माना जा सकता है कि इतिहास में बहुत सारे राजाओं का या बहुत सारे वंशों का उल्लेख जो हमें प्राप्त नहीं होता है, संभवतः ऐसी किताबों में जो है हमें जानकारी रही होगी, हम कह सकते हैं कि रही होगी, जिसकी वजह से वो जल के नष्ट हो गई बख्तियार खिलजी ने जब आग लगा दी थी और संपूर्ण विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसके बाद जो 10वां पॉइंट आता है, 9वां पॉइंट, ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किस शासक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसे कहाँ दफनाया गया है? तो इसे लाहौर में दफनाया गया। जैसे ही मृत्यु होती है इसकी, तो इसका जो बेटा रहता है आराम शाह, वो राजा बनता है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सिर्फ 8 महीनों तक इसने शासन किया, काफ़ी अयोग्य था। और आराम शाह की हत्या उसके सेनापति ने कर दी, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। और 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसे भारत का या दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ठीक है, 1211 से 1236 तक इसने शासन किया। तो अब इल्तुतमिश के बारे में हम देख रहे हैं कि इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। यानी कि ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ किया था। तुर्किस्तान से आया हुआ था, इलवरी तुर्क जाति का था। ऐबक की मृत्यु के समय वो बंदायूं का गवर्नर था। बंदायूं क्षेत्र मैंने आपको मुगल काल में पढ़ाया, वो आप देख सकते हैं। और उसी क्षेत्र का ये गवर्नर उस समय पे नियुक्त था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ध्यान रखिएगा, लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहना के निकट करवाया। यानी कि दिल्ली में इसने हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया है। आप चाहे तो नेट में सर्च करके देख सकते हैं क्या था वो। इसके बाद 5वां पॉइंट कहता है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। देखिए उस समय जो भी लोग सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, चूँकि मुसलमानों के जो प्रमुख थे वो खलीफा हुआ करते थे, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। तो उन्हीं से परमिशन लेके सुल्तान की उपाधि वगैरह धारण करते थे। तो सबसे पहले इसने जो है सुल्तान से खलीफा से क्या है किया? परमिशन ली, और परमिशन लेकर के ये सुल्तान बनने की उपाधि धारण करता है। और इसके बाद इसी वजह से इसको दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी माना जाता है। और कहते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद जो 6वां पॉइंट आता है, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई, क्योंकि बूढ़ा हो गया था और उस समय उसकी मृत्यु हो गई। देखिए चंगेज़ खान से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। देखिए उस समय पे चंगेज़ खान का आक्रमण भी इसी के शासनकाल से चालू हो जाता है। और कई बार चंगेज़ खान ने आक्रमण किए, संपूर्ण विश्व को चंगेज़ खान ने जीता है। उस समय इल्तुतमिश केवल एक व्यक्ति से डरता था, वो था चंगेज़ खान। उसको डर था कि कहीं भारत में हमला ना हो जाए, इसलिए जब चंगेज़ खान ने ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया, ख्वारिज़्म उस समय पे देखा जाए तो ईरान इराक का जो था एक छोटी सी रियासत का राजा था, जो अहंकार के मद में डूबा हुआ था। जैसे ही चंगेज़ खान ने इस पर हमले की घोषणा कर दी, तो ये शरण मांगने किसके पास गया? इल्तुतमिश के पास गया। लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने के लिए इसे क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूरा करवाया। इसके बाद दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। वो शुद्ध अरबी कौन से थे? चांदी का टका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का इसने जारी करवाया था। इक्तादारी व्यवस्था इसने चालू करवाई थी। कई बार एग्जाम में पूछा है इक्तादारी व्यवस्था जो है किसने चालू करवाई थी? तो इल्तुतमिश ने चालू करवाई थी। इसके बाद 40 गुलाम सरदारों का संगठन इसने बनाया था, जिसे तुर्क-ए-चेहलगानी या तुर्कान-ए-चेहलगानी के संगठन के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 सरदारों का एक गुट था, जिसे हम मंत्रिमंडल वर्तमान का कह सकते हैं। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने खलीफा से उपाधि ग्रहण करके सुल्तान जो है स्वयं को सुल्तान घोषित किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 1236 में इसकी मृत्यु हो गई।
तो इसकी मृत्यु के बाद, हालांकि इसने जो वसीयत बनाई थी उसमें अपनी बेटी रजिया को इसने क्या किया था, सुल्तान घोषित किया था, लेकिन जैसे इसकी मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठ गया। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर ही उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। यानी कहते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज की जो माँ थी वो शाह तुर्कान थी, जो उसके स्थान पर शासन कर रही थी। लेकिन उसी समय रजिया ने वसीयत को पढ़ा और वसीयत के अनुसार जो है तुर्क चेहलगान संगठन के पास जाके विनती करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेती है। तो इस तरीके से शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को जो है सिंहासन पर आसीन किया। ध्यान रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर को संभाली। कहा जाता है कि दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, आपकी रजिया बेगम थी। याद रखिएगा ये पॉइंट, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर कहता है कि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। जैसे मुस्लिमों में क्या होता है कि आप बुर्का पहन के जाएं, यानी कि अपने शरीर को ढके रहें, चेहरा तक नहीं दिखाएं, लेकिन इसने इस प्रथा को त्यागा और प्रथा को त्याग करके ये जो है शासन में कैसे जाया करती थी, चोगा पहन करके। चोगा जिसको हम कह सकते हैं काबा भी कहा जाता है, यानी कोट, और कुलाह मतलब टोपी, यानी पुरुषों का भेष बना करके ये कहाँ जाया करती थी, दरबार में जाया करती थी, खुले मुंह से जाया करती थी। किसी प्रकार से बुर्का या पर्दा प्रथा को इसने त्याग दिया था। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर अखूर का पद दिया था। अब जमालुद्दीन याकूब कौन था, एक हबशी था, अफ्रीका से आया हुआ था, और घोड़ों की रखवाली करने के लिए जो है इसने इसको नियुक्त किया था। बाद में इसको जो है इसने अपना अंगरक्षक भी बना लिया था, बॉडीगार्ड जिसे हम कह सकते हैं। गैर तुर्कों को सामंत बनने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। यानी कि जैसे ही गैर तुर्कों को क्या किया इसने, गैर तुर्क कौन था, अफ्रीका हबशी जिसे हम कह सकते हैं जमालुद्दीन याकूब, जब इसने इसे अंगरक्षक बना लिया तो इससे तुर्क चेहलगान जो संगठन था वो डर गया, और डरने के साथ साथ उसके विरोध में आ गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। कहा जाता है कि 1236 से 1240 तक रजिया का शासन रहा है, और रजिया के शासन में जो है कोई विशेष ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, मात्र 4 साल का रहा, और जिसमें रजिया को हटाकर बहराम शाह को राजा बना दिया जाता है। ये बहराम शाह कौन था, अपने रुकनुद्दीन फिरोज का नाम मैंने अभी बताया, उसी का ये बेटा था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। जैसे ही तुर्क चेहलगान संगठन में 40 सरदारों में से एक सरदार का जो बेटा था वो अल्तुनिया था, जिसके साथ रजिया की शादी हुई। तो रजिया ने शादी करने के पश्चात राजगद्दी को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कहा जाता है कि वह राजगद्दी को प्राप्त नहीं कर पाई और असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को तुर्क चेहलगान संगठन ने करवा दी थी, और नाम लगा दिया कि इसका हिंदू डकैतों का। तो ऐसा कहा जाता है, कहानियां हमें प्राप्त होती हैं। ध्यान रखिएगा, 1240 में हिंदू डकैतों द्वारा कैथल के पास में इसकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। कहा जाता है कि बहराम शाह बड़ा ही अयोग्य शासक था, तो तुर्क चेहलगान ने इसको भी गला घोट कर इसकी हत्या करवा दी। इस तरीके से बहराम शाह जैसे ही मरा तो उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह बना। इसको भी जो है तुर्क चेहलगान संगठन ने क्या किया, मरवा दिया। इस तुर्क चेहलगान संगठन के 40 सरदारों में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था बलबन, और वही बलबन जो है लगभग सभी को मरवाता रहा राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। देखिए, नसीरुद्दीन महमूद जो था वो बड़ा ही शांत स्वभाव का था, यानी कि इसको शासन से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था। इसके बाद देखें, नसीरुद्दीन महमूद शाह ऐसा था जो मतलब राज दरबार से एक भी पैसा नहीं लिया करता था, राजकोष से, केवल अपना जीवन जो व्यतीत करता था वो टोपी सिल करके और कुरान की आयतें लिखा करता था। तो इस तरीके से जो भी पैसे इसे प्राप्त होते थे उससे ही अपना जीवन यापन चलाता था। कहते थे कि ये राजा की जो गद्दी होती है उसमें बैठ तो जाता था, लेकिन सोने के लिए ज़मीन में सोता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया, और इसी नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की भी उपाधि दी थी। इसके बाद देखिए, बलबन 1266 में जैसे ही नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु होती है तो यहाँ पे बलबन जो है राजा बनता है। क्यों? क्योंकि बलबन नसीरुद्दीन महमूद का एक रिलेशन में आ गया था, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया था। क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के कोई बेटे थे नहीं, इसलिए बलबन ने राजगद्दी को संभाला।
बलबन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। जिस प्रकार से इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसी प्रकार से बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम था, जिसको ग्वालियर से इल्तुतमिश ने खरीदा था। तुर्कान ए चिहलगान जो संगठन था 40 सरदारों का, उसको बलबन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस संगठन को समाप्त किया। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यानी मैंने बताया कि 1266 में किसकी मृत्यु हो गई? नसीरुद्दीन महमूद की। तो स्वयं ये गद्दी पर बैठ गया। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। यानी कि जिस समय पे चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हो गया था और लगातार ये आक्रमण भारत पे कर रहे थे, तो इसने मंगोलों के आक्रमण को भी विफल किया। राज दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। ये सिजदा व पैबोसा क्या था कि जो भी राजा के सामने आएगा, राजा के सामने उसको सिर झुकाना पड़ेगा और उसके पैर छूना पड़ेगा। सिजदा मतलब सिर झुकाना और पैबोस मतलब उसके पैर छूना। ये प्रथा किसने चालू की थी? बलबन ने। इसके बाद देखिए, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया। देखिए, जिस प्रकार से हिंदू में चैत्र वर्ष प्रथम वर्ष माना जाता है, अंग्रेजी में जनवरी को मानते हैं, वैसे फारसियों में नवरोज जो होता है वो वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। उसी दिन से पारसियों के नए कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो नवरोज उत्सव की देखा जाए तो नवरोज उत्सव का त्यौहार जो है किसने मनवाना चालू किया था? आपका बलबन ने। इसके बारे में मैंने कहानी आपको बताई थी जहांगीर के समय में, कि जहांगीर जब अपनी माँ सलीमा से मिलने गया था नवरोज उत्सव के दौरान, उसी समय इसकी मुलाकात नूरजहाँ से हुई थी, मेहरुन्निसा, जिसको इसने नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि दी थी। आपको बताया था, आप ना हो तो किसका वीडियो देख सकते हैं, जहांगीर वाला। ठीक है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन करता था। यानी कि लौह एवं रक्त, ब्लड एवं आयरन पॉलिसी इसने अपनाई थी। और वो क्या किया करता था कि अपने दुश्मनों के प्रति इसी रणनीति को अपनाया करता था। अगला पॉइंट देखिए, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। ये देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के व्यक्ति अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो के बारे में बता दूं कि अमीर खुसरो ने लगभग 9 राजाओं का शासनकाल देखा है। 13 या 9 राजाओं का शासनकाल देखा है, ऐसा इसके बारे में बताया जाता है। और अमीर खुसरो फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। ये इसका जो जन्म हुआ था ये पटियाली में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अमीर खुसरो, इसे तूतिया हिंद भी कहते हैं, भारत का तोता। ठीक है। चलिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स था। और कहा जाता है कि इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी। और जैसे ही इसकी हत्या की तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने एक नाम से नए वंश की स्थापना की, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो है गुलाम वंश के बारे में हमने जाना। कल हम देखेंगे किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।